नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और हमने पिछले ई व्याख्यान में भारतीय नाटकों के संदर्भ पर और उनके इतिहास पर और उनकी परंपराओं पर एक अच्छी बातचीत की, और उसी क्रम में हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और प्राचीन नाटक और मध्यकालीन नाटक, इन दोनों से आगे बढ़ते हुए हम आज आधुनिक भारतीय नाटकों पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर भी करेंगे, ताकि आपको एक क्रम बना रहे नाटक के इतिहास का, कि नाटक के इतिहास में प्राचीन ये है, मध्यकालीन ये है, और आधुनिक जो भारतीय नाटक है वो इस श्रेणी में आगे बढ़ता है। तो आधुनिक भारतीय नाटक के संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहूँगी ये, कि भारतीय नाटक के इतिहास में अगर आधुनिक शब्द को देखा जाए तो आधुनिक काल शुरू होता है सन 1900 से पूरी तरह से। तो और वो काल हमें मालूम है कि औपनिवेशिक काल है, और उस उपनिवेश काल और उपनिवेशवादी विचारधारा ने एक भारतीय जनमानस में एक बवंडर सा ला दिया था। भारतीय नाटक के इतिहास में औपनिवेशिक काल और इसके उद्भव ने देश भर के नाटककारों के लिए एक कट्टरपंथी और लगभग बवंडर चरण की शुरुआत कर दी थी। कट्टरपंथी यानी मतलब दो तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें हम पूरी तरह से देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति के प्रति न्यौछावर हैं, और अपने इतिहास को खोज कर हम उसके बारे में नाटक, कविताएं, कहानियाँ और वो प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हमारा देश कितना महान था ये बात हमारे देश के लोगों में जागृत हो और हम अपने देश की महत्ता को समझें। तो विभिन्न कलाओं में ये काम हुआ, तो नाटक में भी यही काम हुआ। काफ़ी समझदारी से अंग्रेज़ों के बीच सबसे प्रसिद्ध नाटक कालिदास द्वारा जो लिखा गया था शकुंतला थी, जिसे 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेज़ी में अनुवादित भी किया गया था। यह नाटक गोएथ जैसे विद्वानों पर एक व्यावहारिक छाप छोड़ने के लिए एक सफल चीज़ थी। यानी कि कालिदास का शकुंतला नाटक, आप समझिए कि हम जब अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं तो उसमें शकुंतला नाटक एक कितना प्रभावशाली नाटक था, वो पश्चिम के नाटककारों पर भी अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहा और एक साहित्यिक सनसनी और एक लहर बन करके छा गया। भारतीय नाटक के आधुनिक इतिहास की शुरुआत और उदय 18वीं सदी के भीतर छिपा हुआ था। यानी कि आप ये देखिए कि आधुनिक नाटक की शुरुआत जो है वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसको और तरीके से देखना, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नज़रिए से देखने का काम यहाँ हम देखते हैं आधुनिक काल में ज़्यादा। भारतीय नाटक में जब ब्रिटिश साम्राज्य और उसके खिंचाव ने भारत की अपनी एक स्थिर जो शक्ति बनी हुई थी भारत में, उसको तोड़ना उसको किया, तो उस भारत के तोड़ने के स्वरूप को, टूटने के स्वरूप को जोड़ने का काम भारतीय इतिहास ने और भारतीय नाटकों ने किया। आप देखें 1831 में हिंदी के रंगमंच की आधारशिला रखी गई। 1843 में सांगली राजा के आग्रह पर नाटककार विष्णुदास भावे ने मराठी में सीता स्वयंवर को लिखा था। और आगे बढ़ते हैं 1850 में आधुनिक नाट्य गतिविधियों का उद्भव बंगाल, कर्नाटक और केरल में भी हुआ, जिसने भारतीय नाटक के इतिहास को आगे बढ़ाया। फिर 1858 में मुंबई और गुजरात के कई शहरों में, यानी कि आप लीजिए अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और वडनगर में गुजराती और उर्दू नाटकों का मंचन भी शुरू हुआ। पारसियों ने अपनी अलग ही नाटक कंपनी का प्रारंभ किया, जो रंगमंच के इतिहास में भी आप आगे पढ़ेंगे। तो पारसी नाटक कंपनियां शुरू हुई और अपने नाटकों का मंचन करते हुए हिंदुस्तानी, उर्दू, फारसी और संस्कृत के शब्दों का बहुत उपयोग किया उन्होंने। यानी भारतीय जितने शब्दावली थी, भारतीय परिवेश का उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया। 1880 में समय बीतने के साथ साथ अन्ना साहेब बलवंत पांडुरंग किर्लोस्कर ने मराठी में अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन किया। यानी कि आप देखिए, जो शकुंतला नाटक जो कालिदास ने लिखा था, जिसका चर्चा हम अभी पहले कर चुके हैं, वही उसका मंचन हुआ। हालांकि भारत के पश्चिमी हिस्से में
पश्चिमी भारत का पश्चिमी हिस्सा था, उसमें पुर्तगाली वर्चस्व के कारण पश्चिमी देशों के नाटक समूह अंग्रेजी नाटकों को मंचित करने के लिए भारत आने लगे थे। यानी कि भारत में पारसी रंगमंच चल रहा है, पारसी रंगमंच के साथ साथ दूसरे जो विदेशी अंग्रेजी नाटकों की जो कंपनियां थी वो भी आने लगी। अब जैसे आज़ादी जब मिल गई है भारत को, तो आज़ादी के बाद भारतीय नाटकों की क्या स्थिति हुई, आधुनिक काल में ही दो हिस्से कर ले हम। आज़ादी से पहले तो ये स्थिति थी, और आज़ादी के बाद भारत में क्या स्थिति रही ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद की जो अवधि थी, यानी वो जो समय था, वो भारतीय नाटकों के विकास और इतिहास में एक महत्वपूर्ण द्वितीय चरण का प्रतीक बनता है। 1947 से पहले नाटकों को संस्कृत नाटकों, अंग्रेजी नाटकों, प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्यों के आसपास रखा गया था। यानी कि हमारा जो इतिहास है, धर्म है, संस्कृति है और इन सब चीज़ों, अध्यात्म, उन सब चीज़ों पर नाटक लिखे गए, जो कि नाटक अभिनय परिदृश्य में प्राचीन धार्मिक पहलुओं को ही अधिक प्रभावित करते थे। आधुनिक भारतीय नाटक के दूसरे चरण में व्यावसायिक रंगमंच और गैर व्यावसायिक रंगमंच दोनों मिलकर के दो भागों में विभाजित करने का काम करते हैं। यानी कि एक तो विशुद्ध प्रोफेशनली व्यावसायिक तरीके से काम करने वाले रंगमंच और गैर व्यावसायिक रंगमंच आकार लेते थे। गैर व्यावसायिक रंगमंच समूह की स्थापना की गई, जो सहकारी नाटक समिति के तहत आकार लेते थे और जबकि उनके विषय पश्चिमी नाटकों से प्रेरित होते थे। इस तरह से हम दो रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष भी हुआ इनमें और काफ़ी चीज़ें भी लिखी गई, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हुए व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक नाटकों में हम दोनों ही तरीक़ों से हम देखें तो फिर भी इन्होंने एक भारतीय आधुनिक परंपरा के नाटकों को बहुत अच्छे से प्रभावित किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक जो हैं वो अपने एक निरंतर, हाँ, यदि हम सिर्फ नाटकों की बात करें तो निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। उसके बाद हम अब आपसे अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में हिंदी नाटकों के विषय में बातचीत करेंगे और कैसे बताएंगे कि हिंदी भाषा के नाटक किस तरह से और भी श्रेष्ठ रूप से लिखे गए और भी उन्होंने अपने इतिहास से, अध्यात्म से प्रेरणा लेते हुए और व्यावसायिक रूप से भी अब उसको सफल बनाने का कार्य भी हिंदी नाटकों के इतिहास में हुआ है। तो यह आपने पिछले दो व्याख्यानों में आपने देखा कि भारतीय नाटकों के इतिहास के संदर्भ में प्राचीन नाटकों का संक्षिप्त आपने देखा, फिर मध्यकालीन नाटक आपने देखे और आधुनिक नाटक देखे, जिसमें दो भाग, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए अब हम आगे हिंदी भाषा के नाटक का इतिहास भी देखेंगे। तो इस तरह से ये आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा आज पूरा होता है और उससे आगे हम अगले क्रम में बढ़ेंगे। धन्यवाद।